साथियों, जय भीम। मैं इंजीनियर PS खोब्रागड़े अनाथ पिंडक परिवार के माध्यम से आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अनाथ पिंडक परिवार ये कोई संगठन नहीं है, ये एक संकल्पना है और इस संकल्पना के तहत हम सब लोग मिलकर, मैं नहीं, हम सभी लोग जो बाबा साहब को चाहने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को जानने वाले लोग हैं, ये हमारे समाज को आर्थिक, शैक्षणिक तथा धार्मिक दृष्टि से समृद्ध करेंगे। अब ये एक प्रक्रिया है, क्योंकि समृद्ध करेंगे बोलने से ये कोई भाषण का विषय नहीं हो सकता है, ये कार्य करने का विषय होता है और इस पे ऑर्गेनाइज तरीके से, प्लान वे से यदि हम काम करते हैं तो इसके कुछ नतीजे भी हमें नज़र आएंगे। क्योंकि साथियों, हमारे ऊपर जो भी जिम्मेदारी है, मेन रूप से दो जिम्मेदारी है कि भाई हम इस देश की शासन करती जमात बनना है हमें। तो शासन करती जमात बनना है तो फिर शासन करती जमात की क्वालिटी क्या होती है, वो समाज कैसे होता है, वो मांगने वाला होता है या देने वाला होता है। तो तथागत का विचार, बाबा साहब का विचार, ये देने वाला विचार है। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारे पास में बुद्ध का विचार है, बाबा साहब का विचार है और उसके लिए वो विचार को अमली जामा पहनाने के लिए, मर मिटने के लिए लाखों की कार्यकर्ताओं की फौज भी हमारे पास में है। हर कोई जो बंदा जो जय भीम लेता है वो बाबा साहब की विचारधारा को यहाँ प्रस्थापित करना चाहता है, उसके लिए अपना पूरा जीवन लगाना चाहता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी स्थिति अभी ऐसी है कि ये हो नहीं पाता। इसके कुछ कारण भी है, क्योंकि उसके एक मेन कारण ऐसे है कि हम जो है अभी भी हम देने वाला समाज तो बनना चाहते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी है कि हम मांगने वाले लोग हैं और ये मांगने वाले लोग जो है ये रहेंगे तो हमारे इसमें देखेंगे कि हम बहुत ज़्यादा लाचारी जो है वो देखने को मिलती है। किसी के सामने जो भी हाथ फैलाता है, मांगने वाले को सिर्फ भीख मिलती है और जो मांगता है उसको भिखारी बोला जाता है। तो हम किस दृष्टि से पीछे हैं, ये यदि हम समझना चाहे तो हमें ऐसा लगता है कि बाबा साहब की वजह से हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, हमारा नया जन्म हुआ, हमें बुद्ध का विचार मिला, हमें बाबा साहब के विचारों से, शिक्षा के माध्यम से समृद्धि आई हमारे जीवन में। हम आगे बढ़े, हम तर्कनिष्ठ बने, हम किसी भी चीज़ को, हमको असत्य नाकारने की ताकत पैदा हुई। हम किसी भी बात को उतने जल्दी स्वीकार नहीं करते, हम पहले देखते हैं, समझते हैं, तर्क के आधार पे, कसौटी पे उसको परखते हैं और जब ये लगता है कि ये हमारे फ़ायदे की चीज़ है, ये हमारे समाज के फ़ायदे की चीज़ है, तभी हम उसको अपनाते हैं। तो ये हमारे में बदलाव तो आया है, हम बदले तो हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन तो आया है हमारे समाज में। लेकिन हम ऐसे देखेंगे कि आर्थिक दृष्टि से अभी भी हम पिछड़े हुए हैं। ये अभी कोरोना हुआ, कोरोना के वजह से हमारे पास में जो भी रोजी रोटी थी, हमारे बहुत सारे 90% से भी ज़्यादा लोग जो जिनके पास में कुछ भी संसाधन नहीं है, आर्थिक संसाधन नहीं है, इम्यूएबल प्रॉपर्टीज़ नहीं है, आर्थिक उत्पादन के साधन नहीं है, ऐसा हमारा समाज जो रोज़ मजदूरी करने वाला समाज जो है, ये कोरोना की वजह से और बहुत ज़्यादा एक कमज़ोर स्थिति में आ गया है। तो क्योंकि उसके पास में तो एक ही बात थी कि वो रोजी रोटी कमाता और अपने घर को चलाता, लेकिन ये स्थिति ऐसी आई कि ये भी हमारे पास में नहीं है। वैसे भी हमारे पास में, हमारे समाज के पास में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला हमारा समाज, पुरानी बस्तियों में रहने वाला हमारा समाज और गांव देहात में रहने वाला हमारा समाज जो है, जिसके पास कुछ भी उत्पादन के साधन नहीं है, तो उस समाज को आगे बढ़ने के लिए उनके पास में कुछ भी संसाधन नहीं है, आर्थिक संसाधन नहीं है। तो इस वजह से हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, आर्थिक दृष्टि से हम बहुत पीछे हैं। आज यदि हम नागपुर का उदाहरण लेते हैं, जो गांव देहात का आदमी जो यहाँ पे नागपुर में आके रहना चाहता है, यहाँ पे खुद का एक मकान बनाना चाहता है, तो उसको कम से कम 50 लाख रुपए लगते हैं। तो हमारे समाज के पास में तो इतना पैसा नहीं है, तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा।
हमारे समाज को आगे बढ़ने के लिए, हमारे समाज का विकास होने के लिए, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनने के लिए हमें सब लोगों को सोचना चाहिए। तो इसी सोच के आधार पे अनाथ पिंडक परिवार के माध्यम से एक छोटा कदम, पत्र संस्था एक खोली गई, ये तो बहुत छोटा कदम है, इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक प्रयास है। साथियों, ऐसे प्रयास हमें और भी करने पड़ेंगे, विभिन्न तरीकों से करने पड़ेंगे, अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे। बहुत सारे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना पड़ेगा, खुद का रोजगार बनाना पड़ेगा। क्योंकि अभी मेरा एक मित्र है जो बिहार का है, संपादक है, उसने ऐसा बोला कि अभी तो जितने बड़े बड़े मॉल हैं या जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कारपोरेट कंपनियां हैं, उन लोगों ने जो ऊंची जातियों के लोगों ने तय किया है कि हम क्लास 4 के लोगों को भी हम हमारे समाज के जो गरीब लड़के हैं उनको लेंगे। हम ये मुख्य रूप से जो SC ST के जो बच्चे हैं इनको बिल्कुल नहीं लेंगे। तो देखिए, सरकारी नौकरियां तो नहीं बची है, और फिर जो भी सरकारी नौकरियां वहाँ पे रिजर्वेशन के मामले अभी आप आए दिन देख रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट तक रिजर्वेशन नहीं रहना चाहिए, इसलिए प्रयासरत है। सारे भी जो गवर्नमेंट के उपक्रम हैं वो सारे प्राइवेटाइज हो रहे हैं। तो ऐसे वक्त में हमारे पास में तो कुछ भी नहीं बचा, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नौकरी मिलेगी। ठीक है, लड़के पढ़ गए, वो आगे बढ़ गए, लेकिन 10,000 में से एक लड़के को यदि पढ़े लिखे, वैसे तो हालत ऐसी है कि हालत मैं आगे बताने वाला हूँ शिक्षा के मामले में, लेकिन 10,000 जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनमें से एक लड़के को शायद नौकरी मिलती है। तो फिर 9,999 लड़के को नौकरी नहीं मिलने वाली, वो क्या करेंगे? अच्छा, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं इनकी ये हालत है। जो पढ़े लिखे नहीं है, जो मैट्रिक 12वीं तक ही फेल, इतनी कक्षा तक जिनकी पढ़ाई हुई, तो ऐसे लाखों बच्चे जो हैं ये क्या करेंगे? मतलब एक नौकरी किसी को यदि मिलती है तो उसके पीछे 1 लाख लड़के बेरोजगार रहते हैं, इतना प्रमाण है। तो ऐसे वक्त में हमें तो दूसरे संसाधन ढूंढने पड़ेंगे, हमें और रिसोर्सेज जहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं उसका हमें ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसा लगता है कि अभी हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के सिवा दूसरा चारा नहीं है। तो हमारे समाज के युवा साथी ने, लड़कों ने, लड़कियों ने, माँ बाप ने भी अभी, हाँ, जिनको नौकरी लग सकती है, बड़ी नौकरी मिलती है तो ठीक है, उन्होंने ज़रूर प्रयास करना चाहिए। लेकिन जिनको ये संभव नहीं है उन लोगों ने ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए और सोचकर खुद के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे करेंगे, हमारा खुद का नौकरी मांगने वाले नहीं तो नौकरी देने वाले कैसे बनेंगे, इस बारे में ज़रूर सोचना पड़ेगा। उस दृष्टि से हमें काम भी करना पड़ेगा। साथियों, ये बात तो सच है कि हमारे पिताजी ने धंधा नहीं किया है, हमारे पिताजी ने व्यापार नहीं किया, हमारे कहीं पे हमारा इतिहास नहीं है कि हमारे बुजुर्गों ने जो है इसके पहले हम व्यापारी लोग रह चुके हैं। तो इसलिए हमारे में वो क्वालिटीज़ नहीं है शायद। इसलिए जो लोग व्यापार करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई ये तो मैंने किया था, ये एक प्रयास किया था, 2 बार प्रयास किया था, 3 बार प्रयास किया था, लेकिन मैं फेल हो गया, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात ऐसी है कि हम जो है एक ही दिन में हवा में उड़ना चाहते हैं, हवा में उड़ के हम आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी जो आदमी आज टाटा है, मफतलाल है, बिरला है, सिंघानिया है, या किसी भी बड़े आदमी की कहानी लीजिए, ये अपना जो रिलायंस वाला जो है, ये किसी की भी, अंबानी की है या किसी की भी कहानी लीजिए, ये मैक्सिमम लोगों की कहानी जो है आपको ऐसी दिखेंगी जिन्होंने शुरुआत जो है वो रुपये से, पैसे से की है। मतलब ज़मीन पे रह के उन्होंने धंधा आगे बढ़ाया और आगे बढ़ते बढ़ते वो आगे बढ़ते गए। तो ऐसे कम ही लोग हैं जो एकदम से आगे बढ़े। जो जिसको भी आगे बढ़ना पड़ता है, होता है, वो तो ज़मीन से लेकर संघर्ष करके आगे बढ़ना पड़ता है, और संघर्ष के बिना चारा नहीं है। तो ठीक है, हम तो ऐसा बार बार गिरेंगे और शायद हमें तकलीफों का सामना भी करना पड़े। लेकिन साथियों, हमें कितनी भी तकलीफ क्यों ना आए, लेकिन इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं। साथियों, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि दुनिया का कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जिस रास्ते पे कांटे नहीं है। साथियों, पूरी दुनिया में, या फिर बताओ ऐसा कि ये रास्ता है यहाँ पे कांटे नहीं, तो शायद हर कोई, मैं भी उस रास्ते से चलना
चालू कर दूंगा। मुझे एक साथी, मेरा एक दोस्त बोल रहा था कि भाई साहब आप बात तो अच्छी करते लेकिन ये संभव नहीं पाता, तो मैंने उसको बोला कि भाई ये तू इंदौरा में रहता है और ये नागपुर कामठी रोड है, ये रोड पे पिछले साल में या पिछले 10 साल में तकरीबन 1000 लोगों की रोड एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई होंगी। तो कितने लोगों ने इस रास्ते से जाना बंद किया, या तूने भी वो जाना बंद किया है क्या? नहीं, कोई बंद नहीं करता। साथियों, ऐसा उदाहरण देके निराशावादी बन के हमारा काम नहीं चलने वाला। हमको आशावादी बनना है, हमको इस देश की हुक्मरान जमात बनना है, हमको बाबा साहब का मिशन जो है वो आगे बढ़ाना है, हमको आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनना है। हमें मांगने वाले नहीं तो देने वाला बनना है। तो इसलिए हमें आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनना पड़ेगा। आप सब लोगों से ऐसी मेरी विनती है कि हो सकता है कि आपको बहुत सारे तरीके मालूम हो, कोई एक ही तरीका इसके लिए काम आएगा नहीं। आपको जो भी तरीका ऐसा लगता है कि जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, तो आर्थिक दृष्टि से हमारा समाज आगे बढ़ना चाहिए। ये बाबा साहब के लोगों की कौम ऐसी होनी चाहिए कि इस कौम का एक भी आदमी मांगने वाला, कहीं पे मांग रहा है, कहीं पे भिक्षा मांग रहा है, कहीं पे कुछ पैसे मांग रहा है, ऐसी स्थिति वाला नहीं होना चाहिए। ये हमने प्रण करना चाहिए साथियों। इस दृष्टि से हमें काम करना चाहिए। अनाथ पिंडक परिवार इसी दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनने के लिए ये एक सोच लेकर आगे बढ़ रहा है साथियों। मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि ये संगठन नहीं है, ये सोच है साथियों। और उसका दूसरा मुद्दा है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि बाबा साहब ने हमें शिक्षा का संदेश दिया और हमारे घर घर में डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, जज, प्राध्यापक और क्या क्या, जहाँ जहाँ पे हम पहुँच सकते हैं, हमारे बच्चे जो है पढ़े और उस लेवल पे आगे बढ़े। हर दिन हमें पेपर में ये न्यूज़ देखने को मिलती है कि आज इस लड़के ने PhD हासिल की है, आज इनको PhD मिली है। तकरीबन पूरे साल भर ऐसा चलते रहता है। तो शिक्षा के दृष्टि से हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहब के जो लोग हैं जिनको शिक्षा उपलब्ध नहीं थी, वो लोग शिक्षा के माध्यम से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन साथियों, वस्तुस्थिति दूसरी ऐसी भी है कि आज हमारे गांव देहात में, आज हमारे गरीब मोहल्ले में, झुग्गी झोपड़ियों में आज वर्तमान स्थिति शिक्षा की ऐसी है कि 100 में से 90% से भी ज़्यादा लड़के जो है वो 10वीं 12वीं फेल, बस इतना ही पढ़ रहे हैं। साथियों, ज़रा देखो, ठीक है, मैं इंजीनियर बना, बहुत सारे लोग डॉक्टर बने, बहुत सारे लोग आगे बढ़े, शिक्षा की वजह से उनका जीवन अच्छा हुआ, तो हर कोई सोचता है अपने बच्चों को भी वो अच्छी शिक्षा दे रहे। लेकिन साथियों, जब हमारे समाज की तरफ मुड़ के देखते हैं, जब हम गांव देहात में जाके देखते हैं, जब हम झुग्गी झोपड़ियों में जाके देखते हैं, जब हम पुरानी बस्तियों में जाके देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये स्पष्ट दिखता है कि 10वीं 12वीं फेल वाले लड़के जो है, इनकी तादाद जो है 100 में से 90 है। तो साथियों, ऐसा रह के नहीं चलेगा। हमारा हर लड़का प्रज्ञावान होना चाहिए। हमारा हर लड़का कम से कम उसने भारत के ऊंची जो संस्थान है, जो टॉप यूनिवर्सिटी है, वहाँ से PhD लेना चाहिए। और जिनको संभव है, वैसे तो मैं ये बोलता हूँ कि हर बच्चे ने विदेश में जाके पढ़ना चाहिए। साथियों, 100 साल पहले बाबा साहब विदेश में जाके पढ़े और वो हमारे समाज के, पूरे भारत के नेता बने, पूरे विश्व के नेता बने, विश्व रत्न बने हो। और उसमें एक बहुत बड़ा कारण विदेश में जाके पढ़ाई, ये एक बहुत बड़ा कारण है। अनेक कारणों में से ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो साथियों, हम भी हमारे बच्चों को, आने वाले हर बच्चा जो है हमारा, वो विदेश में जाके पढ़ना चाहिए, ऊंची शिक्षा लेना चाहिए। तो चलो हम इस दृष्टि से भी समृद्ध बने, इस दृष्टि से भी बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है हर घर ने, हर माँ बाप ने। क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पास में, हमको यदि आगे बढ़ना है, हम अभी तक जो भी आगे बढ़े सिर्फ शिक्षा की वजह से आगे बढ़े। हमारा जो भी सम्मान होता है वो सिर्फ शिक्षा की वजह से सम्मान होता है। और हमारे आने वाली पीढ़ी का दुख दर्द यदि किसी चीज़ से दूर होने वाला है तो वो शिक्षा की वजह से दूर होने वाला है। तो चलो हम सब लोग मिलकर प्रयत्न करेंगे कि हम प्रज्ञा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो आगे बढ़ेंगे और शैक्षणिक दृष्टि से हमारे समाज को समृद्ध बनाएंगे। और तीसरा और महत्वपूर्ण मुद्दा साथियों, कि बाबा साहब ने हमें बुद्ध का धम्म दिया, लेकिन धम्म के दृष्टि से हम यदि देखेंगे तो हम बहुत पीछे हैं, हमें बहुत आगे बढ़ना है।
ये बाबा साहब की वजह से हमारे हर प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है, इसलिए बाबा साहब की हम जय जयकार करते हैं। बाबा साहब के ऊपर हमारा 100% विश्वास है, ये बराबर है, बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। इस मामले में हमारे लोग कहीं पीछे नहीं है। लेकिन साथियों, दूसरी तरफ मैं जब पूरी दुनिया में देखा हो, जहाँ जहाँ भी मेरा संभव हुआ, जहाँ जहाँ भी मैंने जाके देखा है कि जिन लोगों ने भगवान बुद्ध का धम्म लिया है, वो चाहे कोई भी जापान हो, चाइना हो, कोई भी कंट्री में, जो विकसित देश है, जो विकसित कौम है, उन लोगों ने जिन जिन लोगों ने बुद्ध का धम्म दिया है वो बहुत आगे बढ़े हैं। साथियों, आपको पता है कि यहाँ पे तिब्बती लोग शरणार्थी करके आए हैं, लेकिन उनके आप कैंप्स में जाके देखिए वो कितने आगे बढ़े हैं। उनके पास में कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो कुछ तो भी है, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी धम्म के आधार पे वो बहुत बड़े आगे बढ़े हैं, बहुत उन्होंने खुद की उन्नति की है। और हम भी इस धम्म के आधार पे बहुत बड़ी उन्नति कर सकते हैं। हम ये धम्म जो है, बाबा साहब ने बोला था की भाई हे तुमच्या गळ्यातलं लोढणं करू नका याला, आणि हा महारमांगाने धर्म बांटवला। ये महारमांग लोगों ने इस धर्म को ग्लानि पे लाया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो धर्म के मामले में जो है ठीक है, हमारे पहले लेवल पे जो है फाउंडेशन तैयार किया हमारे कौम ने, हमारे लोगों ने, हमारे बुजुर्ग लोगों ने। आज नागपुर शहर में 430 बुद्ध विहार है, हर गांव देहात में बुद्ध विहार हमने बनाया है। हमने फाउंडेशन तो तैयार किया, लेकिन अभी उसके आगे जाने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि धर्म के दृष्टि से हमें आगे बढ़ना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी श्रमण संस्कृति जो है वो मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि धर्म क्या है? धर्म एक नीति है। धम्म क्या है? ये नीति है। और नीति क्या है? ये आचरण है। और आचरण कैसे आगे बढ़ता है? ये प्रत्यक्ष आचरण से बढ़ता है। तो प्रत्यक्ष आचरण कैसे होता है? ये प्रैक्टिस से होता है। और प्रैक्टिस कैसे हो सकती है? तो हर बुद्धिस्ट कंट्री में बच्चा जैसे ही 7 साल का होता है, जैसे वो समझदार होने लगता है, हर बच्चे को श्रामणेर बनाया जाता है कुछ समय के लिए। किसी को 1 साल के लिए, किसी को 2 साल के लिए, किसी को कुछ समय के लिए, लेकिन ये कंपलसरी है। और हमारे तरफ ऐसा नहीं है साथियों। देखो भारत में भी जो है, जो जैन आदमी है जिसके पास 400 करोड़ की जायदाद है, वो सब छोड़ के जैन मुनि बन जाता है। ऐसे कितने उदाहरण, अपने दूसरे उदाहरण भी देखे होंगे कि जो मुस्लिम हैं, जो मुस्लिम शायद राष्ट्रपति थे, अपने अब्दुल कलाम आज़ाद साहब राष्ट्रपति थे, लेकिन हर जुम्मे के दिन, हर शुक्रवार को जो है वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए नमाज पढ़ते थे। और हर कोई, आपने देखा होगा कि कितना भी बड़ा व्यवसायी है, कितना भी बड़ा आदमी है, चाहे वो कितना भी बड़ा है, कितना भी बड़ा अफसर है, तो भी वो हर जुमे के दिन जो है वो नमाज ज़रूर पढ़ता है। तीसरी तरफ देखेंगे हम, जो सिख सरदार लोग जो है, ये सरदार लोग हम बड़े बड़े उदाहरण देखेंगे कि बूटा सिंह हो गया, जहल सिंह हो गया, ज्ञानी जहल सिंह हो गए, ये बड़े बड़े लोग गुरुद्वारे में जाके वो जूते साफ करते हैं। वो किस लिए? क्योंकि समर्पण बताने के लिए, अपने धर्म के प्रति अपना भाव बताने के लिए वो करते हैं। तो इतना समर्पण जो है वो हर धर्म के लोगों का अपने धर्म के प्रति है। हम शायद अभी भी हमारे पीछे जो प्रश्न है, हमारे सामाजिक प्रश्न इतने ज़्यादा है, हमारे नौकरियों के प्रश्न इतने ज़्यादा है, हमारे बेरोजगारी के, हमारे अस्तित्व के प्रश्न हैं, इसलिए हमें मौका नहीं मिल रहा। लेकिन हमें उससे आगे यदि बढ़ना है, हमें उससे बाहर यदि निकलना है, तो साथियों हमें धम्म के क्षेत्र में धार्मिक दृष्टि से हम यदि समृद्ध बनेंगे तो ये संभव है। और ये रास्ता यहाँ से जाता है। तो मैं शॉर्ट में बता दूं कि इस दृष्टि से अनाथ पिंडक परिवार ने पिछले 5 साल से कभी 100 लोग, कभी 150 लोग, कभी 200 लोग, ऐसे श्रामणेर और श्रामणिया मिलके 1 महीने की धम्म रैलियाँ चलाई है। वो इसलिए कि हर कोई समझे इस बात को कि हमें जो हमारा विकास यदि करना है, तो हमें धम्म के आधार पे हमें श्रवण संस्कृति को मजबूत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हर व्यक्ति को कुछ समय के लिए सही, 1 महीने के लिए सही, कम से कम 1 महीने के लिए सही श्रमण जीवन व्यतीत करके धम्म को समझ के और जितना कम उम्र में हो उतना अच्छा है। क्योंकि ये बात साथियों, किसी ने चिवर पहन लिया वो अच्छा आदमी बनता, ऐसा होता नहीं है। मैंने भी अभी तक 7-8 बार चिवर पहन लिया है, लेकिन इसका मतलब मैं बहुत अच्छा आदमी हो गया, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जितने कम उम्र में
चिवर पहनाया जाता है, जितने कम उम्र में वो संस्कार होते हैं धम्म के, उतने वो जिंदगी भर काम में आते हैं। नहीं तो तब तक अभी हम जो है पूरा व्यवहार कर लिए, सब कुछ कर लिए, जितना करने का नहीं करने का वो सब कर लिए, और फिर अभी शुद्ध बनने को जा रहे, तो साथियों ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर जो भी संस्कार बनते हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि चीवर सिर्फ वस्त्र बदलने से फर्क पड़ता नहीं साथियों। तो इस दृष्टि से आप जरूर सोचेंगे। अनाथ पिंडक परिवार ने पिछले 7 साल से हर साल जो है वो यहाँ पे धम्म रैली के माध्यम से और श्रामणेर प्रशिक्षण के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक श्रमण संस्कृति, और हर कोई इस स्थिति में आए, हर कोई धम्म को जान ले। ठीक है, जिनको लगता है कि हम श्रामणेर ना बनते हो तो ठीक है, कोई हरकत नहीं, आप धम्म को जान लीजिए, धम्म को समझ लीजिए। लेकिन हर व्यक्ति जो खुद को बुद्ध समझता है, जो खुद को बुद्ध धर्मीय समझता है, उसने खुद हर एक ने जो है उपासक की जो भी उसकी जिम्मेदारी है वो भी उसने जिम्मेदारी यदि निभाई तो भी कोई हरकत नहीं। तो हमने ये तय कर लिया है साथियों, अनाथ पिंडक परिवार के माध्यम से, आपकी भी सबके सहयोग के माध्यम से, कि आने वाले 10 साल में हमें ऐसे 500 मिलिटेंट भिक्षु तैयार करने। मिलिटेंट ये शब्द इसलिए क्योंकि वो धम्म प्रचार और प्रसार करेगा, वो सिर्फ धागा बांधने का काम या प्रवचन देने का काम या खुद को बहुत बड़ा बनाने का काम नहीं करेगा। तो धम्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए, चाहे फिर वो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, अन्य जो जितने भी प्रदेश है, वहाँ पे लोग जो है अभी वर्तमान में सब लोग जय भीम वालों की संख्या बहुत बड़ी बन गई है। बहुत सारे लोग बाबा साहब को बांधने लगे हैं, इनकी संख्या करोड़ों में है। नज़दीक पास मतलब मैं बताता भी हूँ, 13.5 करोड़ लोग जो है वो जय भीम लेते हैं, उसमें से 2 करोड़ लोगों ने अभी तक मोटे मोटे तौर पे बुद्ध धम्म अपनाया है। इसका मतलब 11.5 करोड़ लोग जो है वो जय भीम तो लेते हैं लेकिन बुद्ध धम्म को उन्होंने अपनाया नहीं है। इन सब लोगों को बुद्ध धम्म बताएगा कौन? उनको बुद्ध धम्म की शिक्षा देगा कौन? ठीक है, बहुत सारे लोग तो काम कर रहे हैं, बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, बहुत सारे भिक्षु भी इस दृष्टि से काम कर रहे हैं, लेकिन साथियों इसमें 1000 प्रयास होने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा प्रयास होने की ज़रूरत है। क्योंकि उसके बाद में भी बहुत सारे लोग जो है, जो ओबीसी लोग हैं, वो तो इस देश में 70 करोड़ लोग हैं, और बाबा साहब ने शूद्र पूर्वी कौन होते, हुवेर शूद्रा, इसमें तो लिखा है कि ये सारे जो ओबीसी है, जो तेली, कुंभी, माड़ी, लोहार, सोनार, सुतार, यादव, ये कुर्मी, पटेल, ये सारे जो लोग हैं, ये पहले जो है ये पहले शूद्र थे। और शूद्र क्यों थे? क्योंकि ये नागवंशीय थे, और नागवंशीय क्या थे? तो ये बुद्ध धर्मीय थे। इनको शूद्र इसलिए बनाया गया क्योंकि ये बुद्ध धर्मीय थे। तो उनको भी ये समझाना पड़ेगा, उनको समझाएगा कौन? ये जिम्मेदारी कौन लेगा? साथियों ये हमने सब ने जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और धर्म को, हमारे खुद के लिए तो धर्म को बलवान बनाना ही है, लेकिन इस धर्म को प्रचार और प्रसार करने का जिम्मा भी हमने उठाना चाहिए। तो इस दृष्टि से 500 मिलिटेंट भिक्षु 10 साल में बनाने का है। इसके लिए प्रशिक्षण होंगे, बहुत कसौटी पे उनको उतारा जाएगा। जो भी थाईलैंड में, श्रीलंका में, म्यांमार में जो अच्छे प्रशिक्षण दिए जाते हैं वहाँ से प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले कुछ दिनों तक वो श्रामणेर रहेंगे, और बाद में भिक्षु ट्रेनिंग होने के बाद में भी वो जो है उनमें कितना परिवर्तन हो गया है, क्या हो गया है, वो कितने कमिटेड है अपने बाबा साहब के प्रति, बुद्ध धर्म के प्रति, बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के प्रति, या खुद को ही बड़ा बनाना चाहते हैं या धम्म को बड़ा बनाना चाहते हैं, ये देखने के बाद में उनको अलग अलग प्रांतों में भेजा जाएगा। साथियों बात करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, बात करना आसान भी है लेकिन करना कठिन है। लेकिन जिसके पास में बाबा साहब का जिसके पास में रत्न है, भीम रत्न है, जिसके पास में बुद्ध रत्न है, ऐसे लोगों ने यदि सोचा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये असंभव नहीं तो संभव है, और ये हम कर पाएंगे। हम धार्मिक दृष्टि से समृद्ध बनेंगे, हम आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनेंगे, हम शैक्षणिक दृष्टि से समृद्ध बनाएंगे, और हमारे समाज को जो है ये रूलिंग रेस क्वालिटी जो लगती है, ये वही कौम भारत में हुक्मरान बन सकती है जिस कौम के पास में रूलिंग रेस क्वालिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी रूलिंग रेस क्वालिटी जो है, शासन करती जमात की जो गुणधर्म है, वो बढ़ाने के लिए, बनने के लिए, समाज को मजबूत बनाने के लिए
हम इस दृष्टि से प्रयास करेंगे साथियों, आपका भी इस काम में सहयोग लगे, इसीलिए मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी। अनाथ पिंडक परिवार अपने दृष्टि से प्रयास कर रहा है और अनाथ पिंडक परिवार हर वो बंदा जो बाबा साहब के विचारों को, भगवान बुद्ध के विचारों पे चलकर इस समाज को इस 3 आधार पे समृद्ध बनाना चाहता है, वो हर कोई आदमी परिवार का हिस्सा है। इसकी कोई अलग से उपासना पद्धति नहीं है, ये कोई अलग पंथ नहीं है, ये कोई अलग इसकी कोई ये सभासदत्व नहीं है, ये कोई अलग संगठन नहीं है, ये संगठन ही नहीं है, ये एक सोच है। इस सोच के आधार पे आप भी सोचोगे और इस सोच को आगे बढ़ा के हमारे समाज को हुक्मरान समाज बनाओगे, इस देश का प्रबुद्ध भारत बनाओगे, इसी आशा के साथ में आपसे रुखसत लेता हूँ। धन्यवाद साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय।